अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है इमरान शाहिद ने। चलिए सुनते हैं इमरान शाहिद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम इमरान शाहिद है। आज से तकरीबन 9 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसका जिक्र मैंने बहुत कम लोगों से किया है। उस रात मैंने जो सुना और बाद में जो सच्चाई मालूम की, उसने मेरी ज़िंदगी भर के लिए रेलवे स्टेशनों के बारे में सोच बदल दी। आज भी अगर रात के वक्त किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लूँ तो दिल बेइख्तियार उस रात में वापस चला जाता है। ये वाक़या 2017 का है। उस वक्त मैं खानेवाल रेलवे स्टेशन पर रात की शिफ्ट में काम करता था। मेरी जिम्मेदारी माल बरदार ट्रेनों के रिकॉर्ड और प्लेटफॉर्म की निगरानी थी। रात की ड्यूटी बज़ाहिर आसान लगती है, मगर जो लोग ये काम करते हैं वो जानते हैं कि रात 2 बजे के बाद दुनिया जैसे बदल जाती है। दिन में जहां शोर, मुसाफिरों की आवाज़ें और ट्रेनों की आमद रफ्त होती है, वही जगह रात को अजीब हद तक खामोश हो जाती है। पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 5 तो वैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वहाँ सिर्फ कभी कभार कोई मालगाड़ी गुजरती थी या कोई खसूसी ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकती थी। पहली बार मुझे वो आवाज़ दिसंबर की एक सर्द रात को सुनाई दी। वक्त तकरीबन 2 बजे का था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने 20 कदम दूर चीज़ भी साफ नज़र नहीं आ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में गश्त कर रहा था कि अचानक मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत हल्की, बहुत दुखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2-3 साल का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा हो। मैं फौरन रुक गया। पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई मुसाफिर अपने बच्चे के साथ रह गया होगा। मैंने आवाज़ की सिमत में चलना शुरू किया, लेकिन जितना आगे जाता आवाज़ उतनी ही दूर महसूस होने लगती। मैंने पूरा प्लेटफॉर्म देख लिया, वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ धुंध, खाली बेंचें और जंग आलूद लोहे की बाड़। मैं वापस लौट आया। चंद मिनट बाद आवाज़ भी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम होगा, मगर अगली रात वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, और फिर उसके बाद वाली रात भी। हर बार तकरीबन एक ही वक्त पर 2:10 से 2:15 के दरमियान। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये इत्तफाक नहीं है। एक रात मैंने अपने साथी जाहिद से जिक्र किया, वो तो फौरन खामोश हो गया। मैंने कहा, ऐसा लगता है जैसे तुम पहले से कुछ जानते हो। उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर बोला, भाई, उस आवाज़ के पीछे कभी मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? कोई ख़ास वजह? बस मत जाना। मैंने कहा ना। मैंने महसूस किया कि वो वाकई खौफज़दा था। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा हैरान कुन थी। जाहिद एक सख्त मिजाज आदमी था, ऐसा शख्स जो अंधेरी रात में भी तन्हा गश्त कर लेता था। अगर वो किसी चीज़ से डर रहा था तो ज़रूर कोई वजह होगी। मैंने मज़ीद पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले चंद दिनों में मेरी बेचैनी बढ़ गई। आखिर एक रात मैंने स्टेशन के पुराने चाय वाले अल्लादिता चाचा से बात की। वो तकरीबन 30 साल से वहाँ मौजूद थे। मैंने जैसे ही बच्चे के रोने का जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फ़ौरन मौजू बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं बज़िद था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोले, बेटा, बाज़ आवाज़ें इंसानों की नहीं होती, बल्कि उनके गुनाहों की होती हैं। मैं उनकी बात समझ न सका। मैंने कहा, चचा, साफ साफ बताए, आखिर मामला क्या है? उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कहने लगे, आज से 12 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी। मैं ये सब खामोशी से सुनता जा रहा था। उसका नाम राबिया था। क्या हुआ था उसके साथ? मैंने चचा से पूछा। चचा ने
दूर पटरियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब उदासी थी। वो अपने शौहर से भाग कर आई थी। आगे जो कहानी उन्होंने सुनाई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। राबिया की शादी नुमान से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 2 साल बाद नुमान बदल गया। वो जुआ खेलने लगा, कर्जों में डूब गया और फिर उसने अपनी बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। राबिया कई बार अपने वालिदैन के घर जाना चाहती थी, मगर हर बार उसे वापस भेज दिया जाता। ये कहकर कि शौहर है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, यही मशवरा मिलता। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वक्त के साथ हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन नुमान ने अपना कर्ज उतारने के लिए राबिया के जेवरात बेच दिए। उसने बच्चे के लिए जमा की गई रकम भी खर्च कर दी। राबिया अब टूटने लगी थी। आखिर एक रात वो अपने 2 साला बेटे हारिस को लेकर घर से निकल आई। वो लाहौर जाना चाहती थी, जहां उसका बड़ा भाई रहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खानेवाल स्टेशन पर पहुंची। रात देर हो चुकी थी, ट्रेन आने में वक्त था। वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठ गई। हारिस उसकी गोद में सो रहा था। उसी दौरान नुमान भी वहां पहुंच गया। शायद किसी ने उसे इतला दी थी। दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। लोगों ने कुछ देर तमाशा भी देखा, लेकिन किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की। राबिया बार बार कह रही थी, मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊंगी, मगर नुमान उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था। झगड़ा बढ़ता गया। फिर अचानक एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म के करीब से गुजरने लगी और उसी शोर में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सका। लोगों के मुताबिक राबिया पटरी के करीब गिरी। कुछ लोगों ने कहा कि धक्का दिया गया है, कुछ ने कहा कि उसका पांव फिसल गया था। मगर जब ट्रेन गुजर गई, राबिया जिंदा नहीं थी और हारिस वो गायब था। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। गायब? चचा ने सर हिलाया। पूरा स्टेशन छान मारा गया। बच्चा नहीं मिला क्या? नहीं। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और फिर चचा की आवाज भरा गई, आज तक नहीं मिला। मैं कुछ लम्हों तक खामोश रहा। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर बच्चा नहीं मिला तो हर रात रोने की आवाज क्यों आती है? उस रात मैंने फैसला किया कि हकीकत जानकर रहूंगा। अगली रात में जानबूझकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आखिरी सिरे पर जाकर बैठ गया। वक्त रात के 2 बजने में चंद मिनट बाकी थे। सर्द हवा चल रही थी। धुंध पहले से ज्यादा गहरी थी। पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। दिल की धड़कन तेज थी। 2:11 हुए और फिर वही आवाज, बच्चे का रोना। इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अब आवाज पटरियों के करीब आ रही थी। मैं करीब पहुंचा तो मुझे धुंध में किसी छोटे बच्चे का साया नजर आया। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। साया चंद सेकंड के लिए नजर आया, फिर धुंध में गुम हो गया। मैं दौड़कर उस जगह पहुंचा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक छोटी सी सुर्ख रंग की बच्चों की गाड़ी, प्लास्टिक का एक खिलौना, बहुत पुराना। मैंने उसे उठाया। पीछे मार्कर से एक नाम लिखा हुआ था, हारिस। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फौरन दफ्तर वापस आया। सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने पुराने अखबारात और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और फिर मुझे एक खबर मिली, असल खबर। तहकीकात के दौरान नुमान ने बयान बदला था। पहले उसने कहा था कि राबिया का पांव फिसला, फिर उसने कहा कि वो खुद कूद गई थी, मगर एक गवाह ने दावा किया था कि उसने नुमान को धक्का देते हुए देखा था। केस अदालत तक पहुंचा, मगर गवाह बाद में अपने बयान से मुकर गया और नुमान बरी हो गया। मैं अखबार पढ़कर साकित रह गया। उसका मतलब था कि किसी ने सच छुपाया था और शायद इसी वजह से ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। 2 दिन बाद मुझे एक और खबर मिली। नुमान कई साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुका था, मगर मरने से पहले उसने अपने भाई से एक अजीब बात कही थी। वो अक्सर रात को चीखकर उठ जाता था और कहता था, बच्चा फिर रो रहा है, वो मुझे सोने नहीं देता। ये पढ़कर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए।
उस रात मैं दोबारा प्लेटफॉर्म पर गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल खौफ किसी आवाज़ में नहीं था, असल खौफ इंसानों में था। एक औरत मदद मांगती रही, लोग देखते रहे। एक बच्चा गुम हो गया, लोग भूल गए। एक आदमी ने सच पाया, गवाह खामोश हो गए। और फिर कई सालों बाद उस वाक़े की बाज़गश्त बाकी रही। मैं आज भी नहीं जानता कि उस रात क्या सुना था, वाकई किसी बच्चे की आवाज़ या उन लोगों की इज्तिमाई ज़मीर की चीख। लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ, बाज़ जगहें भूतों की वजह से खौफनाक नहीं होती, वो इंसानों की बेहिसी की वजह से खौफनाक बन जाती हैं। और शायद हर रात उस प्लेटफॉर्म पर सुनाई देने वाला रोना किसी गुमशुदा बच्चे की आवाज़ नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की आवाज़ है जिसे सब ने मिलकर दफन कर दिया था। आज भी अगर आप खानेवाल के उस पुराने प्लेटफॉर्म पर रात 2 बजे के करीब खड़े हों तो हो सकता है आपको कुछ सुनाई न दे, लेकिन अगर सुनाई दे तो याद रखिएगा, बाज़ आवाज़ें अंधेरे से नहीं आती, वो इंसानों के किए हुए जुल्म से पैदा होती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी एहसन जावेद की है। चलिए सुनते हैं एहसन जावेद की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। मैं आज तक नहीं जानता कि इस कहानी को खौफनाक कहूँ, अफसोसनाक कहूँ या शर्मनाक। खौफनाक इसलिए कि एक इंसान ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया। अफसोसनाक इसलिए कि जिस शख्स को हम सबसे ज़्यादा वफादार समझते थे वही सबसे बड़ा शिकारी निकला। और शर्मनाक इसलिए कि हम सब ने बहुत सी निशानियां देखी लेकिन वक्त पर कुछ न कर सके। ये वाक़या 2018 का है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 27 साल थी। मैं, मेरा दोस्त फहद और हमारा बचपन का दोस्त नुमान, तीनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, एक ही मैदान में क्रिकेट खेले और एक दूसरे के घरों में खाना खाया। लोग हमें भाई समझते थे। फहद हम तीनों में से सबसे अच्छा इंसान था, सादा मिजाज, नर्म दिल और हर वक्त दूसरों की मदद करने वाला। अगर रात के 2 बजे भी किसी को ज़रूरत होती तो सबसे पहले फहद पहुंचता था। दूसरी तरफ नुमान बहुत ज़हीन था, मगर उसमें एक कमज़ोरी थी कि वो शॉर्टकट ढूंढता था। मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर यकीन रखता था और वक्त के साथ उसकी ये आदत ख़तरनाक होती गई। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, फिर नुमान ने कारोबार शुरू किया। पहले नुकसान हुआ, फिर कर्ज बढ़ने लगा, फिर सरमाया डूब गया। चंद ही महीनों में वो बुरी तरह परेशान रहने लगा। एक रात हम तीनों चाय के होटल पर बैठे थे। नुमान गैर मामूली हद तक खामोश था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो तलख हंसी हंसकर बोला, कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है। फहद ने फौरन कहा, किस्मत खराब नहीं होती, वक्त खराब होता है, लेकिन वो गुजर जाता है। नुमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब सी नज़रों से फहद को देखता रहा। उस वक्त मुझे ये बात मामूली लगी। मैं आज भी सोचता हूँ तो लगता है कि शायद कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। कुछ अरसे बाद नुमान का रवैया बदलने लगा। वो महफिलों से दूर रहने लगा, रात को गायब रहता, फ़ोन बंद रखता और अक्सर अजीब अजीब बातें करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम काले जादू पर यकीन रखते हो? मैं हंस पड़ा। नहीं। उसने संजीदगी से कहा, लेकिन कुछ लोग रखते हैं। मैंने बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन उसके बाद उसने ये मौजू कई बार छेड़ा। कभी किस्मत बदलने की बात करता, कभी पोशीदा ताकतों की, कभी ऐसे लोगों की जो दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। फहद को ये सब पसंद नहीं था। वो अक्सर कहता, इन चक्रों में मत पड़ो। नुमान हंस देता, मगर उसकी आंखों में वो हंसी नहीं होती थी। एक शाम फहद मेरे घर आया। वो परेशान लग रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने कहा, मुझे नुमान अजीब लगने लगा है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बदल गया है। मैं खामोश रहा। फहद ने बताया कि नुमान अक्सर उसे अकेले किसी वीरान जगह चलने का कहता था।
کبھی پرانے قبرستان، کبھی شہر سے باہر فارم ہاؤس، کبھی سنسان کھیت، اور جب فہد انکار کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ یہ سن کر مجھے بھی عجیب لگا، لیکن ہم دونوں نے سوچا کہ شاید کاروباری نقصان کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ شام تقریباً 7 بجے فہد نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز خوشگوار تھی۔ یار، نعمان نے بلایا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں پر؟ شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پر۔ کیوں؟ کہہ رہا تھا کہ ایک اہم بات کرنی ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اچھا احساس نہیں ہوا۔ میں نے کہا کل مل لینا۔ فہد ہنس پڑا۔ تم بھی بلا وجہ فکر کرتے ہو۔ یہ ہماری آخری گفتگو تھی۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، فہد گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے سب نے سوچا کہ کسی کام میں مصروف ہوگا، پھر دوپہر ہوئی، پھر شام، اور اس کا فون مسلسل بند۔ اب پریشانی شروع ہو گئی۔ گھر والے رونے لگے۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ صرف ایک شخص تھا جس کے پاس جواب ہونا چاہیے تھا، نعمان۔ ہم اس کے گھر گئے۔ وہ غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا، کل رات تو تم دونوں ساتھ تھے۔ میں نے غصے میں کہا۔ وہ بولا، ہاں، لیکن وہ جلدی چلا گیا تھا۔ اس کی بات میں کچھ عجیب تھا۔ آنکھیں ہم سے نہیں ملا رہا تھا، بار بار پانی پی رہا تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تلاش جاری رہی۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن، پھر پولیس انوالو ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد ایک چرواہے نے شہر سے دور ایک پرانے فارم ہاؤس کے قریب فہد کی لاش دیکھی۔ وہ خبر سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں آج بھی اس دن کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ فہد اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ پہلے شبہ ڈکیتی پر گیا، پھر دشمنی پر، لیکن کوئی واضح وجہ نہیں ملی۔ فہد کے دشمن تھے ہی نہیں۔ وہ ایسا انسان تھا جسے سب پسند کرتے تھے۔ پھر ایک دن پولیس کو فارم ہاؤس کے کچھ چیزیں ملی، موم بتیاں، کاغذ پر بنے عجیب نشانات اور کچھ نوٹ بک۔ ان نوٹ بکس کا تعلق نعمان سے تھا۔ پولیس نے اسے دوبارہ بلایا۔ اس بار اس کے بیانات بدلنے لگے۔ پہلے ایک بار، پھر دوسری، پھر تیسری، آخر کار حقیقت سامنے آنے لگی، اور وہ حقیقت کسی ڈراؤنی فلم سے زیادہ خوفناک تھی۔ انویسٹیگیشن میں معلوم ہوا کہ کاروبار میں مسلسل ناکامی کے بعد نعمان ایسے لوگوں سے رابطے میں آ گیا تھا جو اسے یقین دلاتے تھے کہ خاص رسومات اور قربانیوں سے اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، سمجھدار تھا، پھر بھی اس نے ان باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ مایوسی انسان سے عقل چھین لیتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ایک جنون میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بدقسمتی ختم کرنے کے لیے کسی قریبی شخص کی قربانی ضروری ہے۔ یہ سب حقیقت میں کوئی جادو نہیں تھا، یہ صرف ایک دھوکہ، لالچ اور ذہنی گمراہی تھی، مگر اس نے اسے سچ مان لیا تھا۔ اور سب سے المناک بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سب سے وفادار دوست کو چنا، فہد کو۔ جب پولیس نے یہ بتایا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جس شخص کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، جس کے ساتھ روٹی کھائی، جس کے ساتھ خواب دیکھے، اس نے صرف دولت اور کامیابی کے لالچ میں اپنے دوست کو دھوکہ دیا۔ تحقیقات کے دوران ایک اور بات سامنے آئی۔ فہد آخری لمحے تک نعمان پر اعتماد کرتا رہا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہی بات آج تک مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن کا وار انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوست کی غداری وہ زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مقدمہ چلا، گواہیاں ہوئی، ثبوت سامنے آئے، اور آخر کار نعمان کو سزا مل گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دن بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ میں عدالت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا، خالی نظروں سے زمین دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا، یہی وہ شخص تھا جو کبھی ہمارا بھائی تھا، یہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا۔ انسان اتنا کیسے بدل جاتا ہے؟ فہد کی والدہ آج بھی زندہ ہے۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتا ہوں۔
ان کے گھر میں آج بھی فہد کی تصویریں رکھی ہیں۔ ہر بار جب میں وہ تصویریں دیکھتا ہوں تو ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے، اس کہانی کا خوف کسی جادو میں نہیں تھا، کسی پر اسرار طاقت میں نہیں تھا، خوف اس بات میں تھا کہ ایک انسان اپنے لالچ، اپنی مایوسی اور اپنے وہم کے ہاتھوں اس حد تک گر سکتا ہے کہ اسے دوستی، وفاداری اور انسانیت کی کوئی قیمت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس واقعے سے کچھ سیکھا تو وہ یہ ہے، بعض اوقات سب سے خطرناک چیز اندھیرا نہیں ہوتا، سب سے خطرناک چیز وہ جھوٹا یقین ہوتا ہے جو انسان کو یہ باور کروا دے کہ اپنے مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور جب انسان یہ سوچنے لگے تو پھر وہ دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے خود کو تباہ کرتا ہے۔ آج فہد اس دنیا میں نہیں، نعمان جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور میں اب بھی کبھی کبھی رات کو جاگ جاتا ہوں کیونکہ مجھے فہد کی آخری ہنسی یاد آتی ہے، اور یہ احساس بھی کہ اس نے جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اسی نے اسے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔